हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9th के हैं और सोशल साइंस का उनका एग्जाम होने वाला है और एनुअल एग्जाम वो देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आप सभी के लिए एक ऑफिशियल पेपर ही डिस्कस करेंगे और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अब ऐसा मत सोचना कि ये तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि क्लास 9th में बहुत बच्चे फेल होते हैं और जो आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी हम कहें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें वीक होते हैं क्योंकि अधिकतर समय मैथ और साइंस करते हुए या इंग्लिश करते हुए ही उनका टाइम निकल जाता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं और पेपर का एक टाइप या तरीका एनुअल एग्जाम का आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका आता है फर्स्ट टर्म का भी और जो बाकी बच जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बेसिकली थोड़ी सी चीजें तो आपको पता ही है कि हाँ भाई 3 घंटे का पेपर होगा। देखो, नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 24 पेजेस हैं और पेपर आपके सामने है। इसके अलावा 80 मार्क्स का पेपर आएगा आप सभी के सामने, लगभग 6 खंड होंगे और टोटल 37 क्वेश्चन होंगे। कैन यू इमेजिन 37 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप सभी के लिए सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। 1 से 20 तक क्वेश्चन जो होंगे आप सभी के लिए वो एमसीक्यू टाइप में होंगे जो कि 1 नंबर के हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों को कैसे पेपर लिखना है, क्या है क्या चीजें नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पाएगा तो ये जो ब्लैंक आपको साइड दिख रही है यहाँ पर, ये ब्लैक ब्लैक, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको पूरा पेपर दिखेगा। पेपर दोनों भाषाओं में, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम ज्यादातर हिंदी में ही इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एमसीक्यू के टाइप में 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है लूनी नदी डैश में बहती है। तो लूनी नदी जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए भारतीय मरुस्थल में बहती है। अब नदी के बहाव से क्वेश्चन आपके आ सकता है, जैसे और भी नदियां हैं आप सभी की, इसमें लूनी नदी पूछी है। जैसे उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं, उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियां आ जाएगी आपकी, उत्तर भारत की प्रमुख नदियां जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे गंगा, इसके अलावा आपसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र के बाद में आपसे सिंधु, ये 3 नदी तो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण व प्रायद्वीप की नदी, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, ये आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इन नदियों का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। जो उद्गम स्थान है ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा उद्गम स्थान के अलावा जैसे सिंधु नदी है, ये कहाँ गिरती है आपकी, अरब सागर में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये दोनों कहाँ जाती है आपकी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। उद्गम स्थान पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी नदी है, जैसे आपका नर्मदा, नर्मदा, कृष्णा, तापी और गोदावरी, महानदी, ये आपसे पक्का कंफर्म कंफर्म पूछे जा सकते हैं उद्गम स्थान और ये किन जगहों पर जाकर गिरती है, तो ये याद रखना है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया आपसे और क्या पूछा जा सकता है तो उसके लिए आप इसको तैयार करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है स्टेट्स जनरल को। अब कोई स्टेट्स जनरल क्या था आप सभी को पता है, एक उन्होंने अलग से एक कमिटी बना दी गई थी और जो सम्राट है उसे कर लगाने के अधिकार छीन लिए गए थे। जनता द्वारा जो स्टेट्स जनरल में लोग चुने जाएंगे वही डिसाइड करेंगे कि टैक्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो ये याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपसे, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके उत्तर की सही परिभाषिक शब्द को चयन कीजिए। यानी इसमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या फिर राज्य के आधार पे। अब यहाँ पर कहता है शासन में जो लोग चुने जाएंगे वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पर लोकतंत्र मिल जाता तो लोकतंत्र इसका उत्तर होता, परंतु लोकतंत्र आपको नहीं मिला है, यहाँ पर गणराज्य आपको दिख रहा है, तो आपको लोकतंत्र मिलता तो आप लिख देते कि लोकतंत्र, या फिर आपसे प्रजातंत्र लिखा था तो प्रजातंत्र, परंतु ये नहीं लिखा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गणराज्य हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
इसके अलावा जो आपका प्रभु संपन्न कौन होता है? प्रभु संपन्न ऐसा शासक होता है जिसके पास खुद के सारे अधिकार होते हैं, खुद अपने हिसाब से निर्णय लेता है, जहाँ पर आपसे या तो राजतंत्र या फिर आपके तानाशाह में देखने को मिलता है। तो ये आपसे आपसे पूछा जाता तो आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा बेरोज़गारी का प्रभाव नहीं है? यानी बेरोज़गारी हमारे जीवन को खराब करती है। बेरोज़गार होंगे तो हमारी क्रय शक्ति घट जाएगी। बेरोज़गार होंगे तो हम निर्धन हो जाएँगे। हम ये सब चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि मानव संसाधन में बर्बादी होगी, बेरोज़गार होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। जीवन स्तर में वृद्धि आप सभी का देखो नहीं वाला पूछा है। नहीं में आपका हो सकता है। जब भी बेरोज़गार होंगे तो जीवन स्तर में वृद्धि की जगह घटेगा। वृद्धि की जगह हार्श लिखा आएगा आपसे पेपर में, तो ये याद रखना है। आर्थिक बोझ में वृद्धि नहीं होगी, आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। देखो नहीं वाला पूछा गया इसलिए हम ये उसका अपोज़िट पूछा गया हमसे, हम ये उत्तर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है यानी लोकतंत्र के बारे में बताता है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य बिल्कुल सही बात है। चाहे व्यक्ति छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब सबकी वोट की कीमत एक बराबर है। पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कानून का राज और अधिकारों का आधार बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ कानून के हिसाब से शासन होता है और अधिकारों का आदर होगा। सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा चुने जाएँ या लिए जाएँगे बिल्कुल। जितने भी फैसले होंगे निर्वाचित का मतलब है जिन लोगों को हमने चुना है वही सारे फैसले लेंगे। तो बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक और तीसरा भी ठीक। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो हमने क्वेश्चन अभी हिंदी में देखे हैं वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो तो आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है कि नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकल्पों की पहचान कीजिए और भारत का कौन-सा भौतिक स्वरूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन-सा भारत का भौतिक स्वरूप है। अब पहली बात तो ऑप्शंस को पढ़ने होंगे। पहला कहता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण जो है पट्टियों के रूप में स्थित है। पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है। दूसरा ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और तीसरा यहाँ बहने वाली जो नदी है वो एकमात्र कावेरी है। तो कावेरी नदी आप सबको पता होना चाहिए ये कहाँ पर बहती है, तो ये हमारे तटवर्ती इलाके में। देखो प्रायद्वीप ये भी तट का बात है, अरब सागर भी तट की बात है और ये प्रायद्वीप भी तट की बात है। हम क्या कहेंगे इसका उत्तर होगा आपका तटीय मैदान। ये बिल्कुल इसका सही होने वाला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किस देश को खूनी रविवार की घटना के रूप में प्रसिद्ध है? तो खूनी रविवार की घटना आप सभी को पता है, रूस की जो क्रांति हुई थी 1905 की जो रूस में जो क्रांति हुई थी, जो खूनी रविवार की जो घटना है जब राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया गया था और वहाँ पर राजा ने लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। उस दिन की घटना को ही हम खूनी रविवार की घटना कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? देखो 3 क्षेत्रक आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन तीनों क्षेत्रक के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तीनों क्षेत्रक के बारे में। जब आपसे प्राथमिक क्षेत्रक की बात हो, दूसरे नंबर पे आपका द्वितीय क्षेत्रक की बात हो और तीसरे नंबर पे आपका तृतीय क्षेत्रक की बात हो। तो तीनों के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक वो होते हैं जो प्रकृति पर प्रकृति पर क्या होते हैं निर्भर होकर करते हैं। जैसे खेती यानी कृषि, पशुपालन पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन जिसे बोल देते हैं या फिर पशुओं को चारना इस तरीके से। विनिर्माण इसमें क्या होता है द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण 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 से क्या है संबंधी विनिर्माण से क्या है संबंधी ये याद रखना है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण का मतलब है कि वस्तुओं का पुनः निर्माण करना। कच्चा माल लेते हैं इसमें हम रॉ मटेरियल जो हमारा कच्चा माल से निर्मित वस्तुएं बनाते हैं। निर्मित वस्तुएं यानी फैक्ट्री वगैरह के इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं आपकी जो इंडस्ट्रीज है उद्योग है ये शामिल होते हैं इसके अंदर। और तृतीय क्षेत्रक जो है आपका वो आपका आता है इसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक में वे सभी जो हमारी सेवाएं प्रदान करते हैं चाहे वो परिवहन है, चाहे वो परिवहन के अलावा आपका बैंकिंग है, बैंकिंग के बाद में परिवहन बैंकिंग और क्या है परिवहन बैंकिंग और परिवहन बैंकिंग
इसके अंदर में जैसे शिक्षा, हम शिक्षा प्रदान, शिक्षक हो गए, दुकानदार हो गए, दुकानदार, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब देख लो यहाँ पर पशुपालन कौन-सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? खनन, खनन भी होता है, ये भी याद रखना है। परिवहन और बैंकिंग, ये दोनों नहीं है। इसमें पहला और तीसरा वही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन-सा समाजवादी विचार का समर्थक नहीं है? कार्ल मार्क्स बिल्कुल समाजवादी विचारधारा का है, मार्क्सवादी का भी है। इसके अलावा लेनिन, जार निकोलस और आपका स्टालिन। तो इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जार निकोलस। ये वो पर्सन है जो रूस का क्या था? राजा था, जार निकोलस सेकंड, और इसने क्या किया था? वहाँ पर जनता पे अत्याचार किए थे। रूस की क्रांति इसी के खिलाफ हुई थी, तो ये इसका बिल्कुल आपसे नहीं का पूछा गया है, तो ये उत्तर होगा। अगर आपसे हाँ का पूछा होता, तो ये तीनों उत्तर होते। याद रखना है। अब यही क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम में यहाँ पर बताए गए और इंग्लिश मीडियम में बताए गए। अब आपका नेक्स्ट आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। सही का मिलान करना है, तो इसमें सही मिलान क्या है? आपका परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के, परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के, यानी सी का आपका सही है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, सही वाला आपको पहचानना था, तो सही वाला केवल यही है, बाकी सारे के सारे आपके गलत हैं। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन-सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? आर्थिक क्रिया मतलब जो इनकम से रिलेटेड नहीं है, जो इनकम से संबंधित नहीं है। इसमें बैंकिंग इनकम से संबंधित है, बिल्कुल है। इसके अलावा बाज़ार जो है, बाज़ार में बेचने वाली वस्तुएँ, यानी बेचने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए सब्ज़ी उगाना, ये भी इनकम से संबंधित है, ये भी इनकम से संबंधित है। फैक्ट्री में काम करना, ये भी इनकम से संबंधित है। अपने बच्चे को पढ़ाना, घर में कोई पढ़ा रहा है, तो अपना बच्चा हमको ही तो पेमेंट नहीं करेगा, और दूसरी बात करेगा भी तो पेमेंट तो घर में ही रहेगी, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। एक तरीके से हम कहें तो ये भी इसका जो होगा उदाहरण, इसमें कह रहा है गैर आर्थिक क्रिया, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है आदित्य की आयु 12 वर्ष है, वह एक पटाखा फैक्ट्री में काम करता है, कारण बताइए आदित्य के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? आपको पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, एक हनन का पक्का क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी। तो देखो, हमारा हम देखते हैं जो भी 14 वर्ष या उससे कम उम्र का आयु का बच्चा है, उससे हम कोई सा भी जोखिम भरा काम नहीं कर सकते, और पटाखा फैक्ट्री में काम करना, तो ये एक जोखिम का काम है। तो ये क्या हो रहा है? उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है? अच्छा, समानता अलग होता है, स्वतंत्रता अलग होता है, संवैधानिक उपचारों का अलग होता है। मैं इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आप अलग-अलग अधिकारों के बारे में अच्छे से समझ पाएँगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में गलत है? सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनरेगा का पूरा नाम बताइए। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये कब किस वर्ष हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को, 2005 में। अब इससे जुड़ा हुआ आपसे गलत उत्तर आपसे पूछा गया है। तो कहता है कि भई ये याद रखना है आप सभी को कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हमसे गलत पूछा गया है, याद रखना है। 1/3 महिलाओं को आरक्षित किया गया है, बिल्कुल सही बात है कि भई अगर 3 लोगों को काम मिल रहा है, तो उसमें से 1 महिला होना कंपल्सरी है, ये याद रखना है। इसके बाद कहता है ये अधिनियम शहरी क्षेत्र के लिए, बिल्कुल गलत। देखो नाम से ही क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का है ये। नाम से ही आप इसको पकड़ सकते थे, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। बाकी अगला भी पढ़ेंगे हम। इस अधिनियम में बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब भी बता देते हैं कि यदि सरकार अगर आपको 100 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, अगर आपको 100 दिन काम नहीं देती है, तो इसके बदले में आपको घर बैठ के ही सरकार आपको पैसे देगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे, उसका ये इंग्लिश में बताया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो आप इसको पॉज़ करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? अब देखो 2011 की जनगणना के आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से पेज पे आप लोगों के लिए कुछ बहुत बढ़िया-बढ़िया आंसर लिख दूँगा, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर वैसे तो केरल है, याद रखना आप सभी को। बाकी जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक अलग से पेज में उसको करवाऊँगा, वो आपको ज़रूर करके जाना है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है? आपको गलत उत्तर इसमें बताना है। सबसे पहला, भारतीय संविधान जो है वो समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, बिल्कुल सही बात। समता मूलक का मतलब है समाज में समानता स्थापित करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपसे नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में राजतंत्र की शासन पद्धति पे बल है, बिल्कुल गलत, यही गलत है। राजतंत्र नहीं है, हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। अगला भी पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुत्वता के विकास पर बल देता है। बंधुत्व का बिल्कुल सही बात है। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य की बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। तो बी उत्तर इसका जो है वो बिल्कुल गलत है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है राकेश शहरी क्षेत्र का निवासी है, बताइए निर्धनता रेखा से ऊपर आने के लिए न्यूनतम उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन में उसको कम से कम 2100 कैलोरी चाहिए। ये अगर कोई पर्सन ऐसा है, अगर उसे 2100 कैलोरी एक दिन में नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। तो 2100 कैलोरी मिलना बहुत जरूरी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का याद रखना है। अगला क्वेश्चन कथन एंड निष्कर्ष का, जो बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। दो कथन दिए गए और पहला कथन है और दूसरा इसका कारण है। आपको ये देखना है कि जो पहला कथन लिखा हुआ है वो दूसरा उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। देखो अभी कथन जापान एक विकसित देश है, तो ये तो बात ठीक है। अगला जापान में मानव संसाधन पर निवेश किया है, तो जापान विकसित इसीलिए क्योंकि उसने मानव संसाधन पर क्या है जो निवेश किया है। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन है। यानी एक इसका कारण और रीजन जो है, यानी एसेशन और रीजन जो है दोनों बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि असेशन रीजन का सेम सवाल है। दक्षिण अफ्रीका में आश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। आश्वेत मतलब जो काले लोग हैं उन पे अत्याचार हुआ है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास नहीं रखते थे, तो बिल्कुल रंग भेद में विश्वास रखते थे, इसीलिए तो भेदभाव करते थे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी जो है उसकी सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु गलत जो है बी जो आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं और ये गलत भी है। हम सी उत्तर कहेंगे इसका, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेशन और रीजन का, भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, तो बिल्कुल उपजाऊ है। भारत के उत्तरी मैदान में सबसे विशाल भाग खादर के इलाके हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन जो हमने भी डिस्कस किए, ये इंग्लिश में दिए गए। अगला 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी एसेशन और रीजन का है। जैकोबिन क्लब के सदस्य को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्यतः समाज में कम समृद्धि के आते थे, तो ये भी बिल्कुल सही। लेकिन दोनों की ये सही व्याख्या नहीं, हम कहेंगे बी उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको उत्तर लिखना होगा। तो याद रखना है क्वेश्चन आपके क्या-क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20वें की। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी 21वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नि जो है अध्यादेश के माध्यम से हिटलर ने कौन से अधिकार प्राप्त किए थे? तो अग्नि अध्यादेश के माध्यम से सबसे पहली बात तो इसने 2 अधिकार प्राप्त किए थे। मैं यहाँ पर आपके सबके सामने उत्तर भी लिखूँगा, ताकि आप याद रखो। तो जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो पेपर के अंदर, सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपने अब तक जैसे प्रश्न प्रश्न कौन-सा कर रहे थे? आप प्रश्न 1 कर रहे थे और एमसीक्यू का है, तो आपको प्रश्न 1 लिखना है उत्तर। और आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल का लिख देते हैं या ए लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो भी लिखना है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आप सभी के सामने। बहुत सारे बच्चों का जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर सी था। हम क्या लिखेंगे? सी यानी गा। यानी गा लिख दिया मैंने और इसका उत्तर मेरे को पूरा लिखना होगा। मेरे को पूरा उत्तर लिखना होगा यहाँ पर। गा लिखूँगा मैं और इसका उत्तर पूरा क्या होगा? आपका केरल। ये नहीं कि केवल एबीसीडी लिख दिया ये हो गया। आपको पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है पेपर में। सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में आप लोगों के लिए ये था। अब मूव करते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्या था? 21 था और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि भई कौन-कौन से अधिकार प्राप्त किए थे? तो क्वेश्चन नंबर जैसे लिखेंगे प्रश्न नंबर 21 और इसका उत्तर। इसका उत्तर आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात कहते हैं इसने क्या किया? भई इसने प्रेस और सभा करने का अधिकार निलंबित कर दिया या छीन लिया? छीन लिया या निलंबित कर दिया? निलंबित कर दिया। पहली चीज़, ये ध्यान रखना है और दूसरा, पहला पॉइंट तो इसका 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट था ये, दूसरा इसने कई नागरिकी अधिकार भी छीन लिए।
अगर हम बात करें इसको तो ये क्या 28 फरवरी 1933 को जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था अभी आपको बताया गया था? अग्नि अध्यादेश। ये याद रखना है आप सभी को। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगला आपसे अथवा में पूछा गया। अब ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो ये तो कर लिया। अगर आप पेपर में जैसे इसका उत्तर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज़ करके। लेकिन बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, अब जैसे क्वेश्चन नंबर उनको ये वाला नहीं आ रहा था, उनको ए नहीं आ रहा था, उनको बी आ रहा था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हम जब कर रहे हैं ना उसका अथवा वाला क्वेश्चन तो हमको बीच में अथवा लिखना है और फिर अथवा उत्तर करना है। जर्मनी के हार के कई सारे कारण थे। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे युद्धों के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, खराब हो गई थी। हालाँकि 2 नंबर का है, तो हम 2 पॉइंट ही इसमें बता रहे हैं। वैसे मैं बोल के बता दूँगा, लिख के मैं 2 ही बताऊँगा। दूसरा, अमेरिका का 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। तो आप बोलोगे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से क्या हो गया? आप सभी को पता होगा जो प्रथम मैं यहाँ बता देता हूँ अलग से, प्रथम विश्व युद्ध ये बेसिकली शुरू कब हुआ था? 1914 में और खत्म कब हुआ? 1918 में। लेकिन अमेरिका कब शामिल हुआ? 1917 में। देखो जर्मनी को युद्ध लड़ते-लड़ते 3 साल हो गए और इस 3 वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो वो क्या पड़ गया था? कमज़ोर। और अमेरिका उस समय एक ताकतवर देश था और अमेरिका जर्मनी के कहाँ पर लगा? विरुद्ध लड़ा। आप सभी को पता है अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि अमेरिका द्वारा क्या किया जा रहा था? हथियारों की सप्लाई की जा रही थी और जर्मनी को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो जर्मनी ने क्या किया कि भई अमेरिका का जो द्वीप था उस पे ही हमला कर दिया था और इसकी वज़ह से अमेरिका थोड़ा-सा तिलमिला गया, गुस्से में आ गया और जिसकी वज़ह से अमेरिका जो है वो युद्ध के अंदर क्या होता है? कूद जाता है और जर्मनी के खिलाफ ही कूदा युद्ध के अंदर। ये भी आप सभी को याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं, ये अथवा का आपको ज़रूर ध्यान रखना है पेपर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन जनहित याचिका किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आप सभी का ये पूछा गया है। जनहित याचिका किसे कहते हैं? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो उसको वैसे लिखेंगे प्रश्न नंबर अब 22वाँ है तो 22वाँ उत्तर करेंगे। अब क्योंकि 2 ही पॉइंट लिखने हैं, सबसे पहली बात तो इसमें जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? इसे हम पीआईएल के रूप में लिखते हैं। तो पीआईएल होती क्या है कि ये याचिकाएँ 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 मतलब वैसी कंप्लेन होती हैं, वैसे लिखेंगे कि ये ऐसी याचिकाएँ होती हैं, आप लिखना चाहो तो, ये ऐसी याचिकाएँ होती हैं जो किसी पीड़ित मतलब जो पर्सन है पीड़ित द्वारा या उसके किसी परिजन द्वारा दायर की जाती है। जब कई बार ऐसा होता है कि आपने मुझ पे जैसे कोई आरोप लगा दिया या आपने मुझ पे कोई केस कर दिया लेकिन मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जेल हो रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, तो मेरा कोई जानकार या तो मैं खुद ही या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी वहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। तो ये ऐसी जो जो ऐसी जो सूचनाएँ हैं जब कोर्ट को मिलती है, तो वो क्या करती है तेज़ी से तेज़ी से एक्शन लेती है। एक्शन लेने का मतलब है प्रतिक्रियाएँ करती है। और ये प्रतिक्रिया ही हम बेसिकली किस रूप में समझ सकते हैं? पीआईएल के रूप में जनहित याचिकाओं में। जनहित याचिका का मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो जनहित याचिका जनहित याचिकाएँ देखो जनहित का मतलब क्या होता है? जनता के हित के। जनहित का मतलब है जो जनता के भले के लिए की है, भले के लिए की जाए। ऐसी याचिकाएँ जनहित याचिकाएँ आपकी कहलाती है। दूसरी बात हम यहाँ पर अदालतें इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जो अदालतें हैं, हम इसमें जनहित याचिकाओं में अदालतें सरकार को अपने अधिकारों का
दुरुपयोग दुरुपयोग करने से रोकती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे ही आपको आंसर लिखने हैं। अगला कहता है सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं को बताइए। सिंधु नदी तंत्र की कई सारी विशेषता है, कन्फर्म लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी एक नदी तंत्र के बारे में आ जाए, चाहे वो सिंधु के बारे में पूछे, देखो जैसे इसमें सिंधु के बारे में पूछ लिया, आपसे हो सकता है ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे हो सकता है गंगा के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे कृष्णा के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपसे कावेरी के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपसे नर्मदा के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपसे तापी के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपसे महानदी के बारे में पूछा जाए। तो ये तो वो नदियाँ हैं जो पक्का कन्फर्म पूछी ही जा सकती है, भई इतना तो बताओ। हमसे सिंधु के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इसका जो उद्गम है, यानी उद्गम कहाँ से होती है? तो उद्गम इसकी ये होती है तिब्बत की मानसरोवर मानसरोवर झील से। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप इसको कि ये कहाँ गिर सकती है? अरब सागर में गिरती है। तीसरी बात आप कह सकते हो सिंधु नदी के बारे में, ये पश्चिम दिशा में बहती है, दिशा में बहती है, बहती हुई पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ चली जाती है ये? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आप इसमें कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या होते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, बफर स्टॉक होता क्या है? बफर स्टॉक इसके अंतर्गत बफर क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब है, ध्यान रखना है, सरकार द्वारा गेहूँ, चावल गेहूँ, चावल या फिर अनाज का अनाज का भंडारण जो होता है, यही बफर स्टॉक कहलाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भारतीय खाद्य नियम है, भारतीय खाद्य निगम है, यानी फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो हैगी, वो बेसिकली क्या करती है कि वो राज्यों राज्यों के किसानों से अनाज खरीदती है। अच्छा, क्यों खरीदती है? ताकि जो किसान है, किसान जो है, किसान क्या ना करे, किसान खेती करना ना छोड़े। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कर चुके हैं, अपनी खेती-बाड़ी छोड़ चुके हैं। रीज़न क्या है? लोगों को लगता है कि खेती-बाड़ी में ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं हम कमा पा रहे। तो लोग खेती-बाड़ी छोड़कर अन्य काम को कर रहे हैं। और भारत सरकार कल को देखो, आपको पता ही है आज वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। पहले चाइना में थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश हो गया। तो इस बड़ी जनसंख्या को खाद्य पूर्ति भी तो करनी है। वो खाद्य पूर्ति कैसे होगी? जब किसान खेती करेंगे, और किसान खेती छोड़ देंगे तो पूर्ति तो कभी नहीं हो पाएगी। हम दूसरों पे निर्भर होना होगा। इसीलिए राज्य की सरकारें क्या करती है, वो किसानों अलग-अलग राज्यों के किसानों से अनाज खरीद लेती है। इससे क्या होता है, जैसे अभी कोविड का टाइम था या और कोई ऐसा संकट का समय, तो अनाज की पूर्ति कर सके। इसके अलावा आपने देखा है कि भारत में निर्धनता है निर्धनता है। इस निर्धनता की चुनौती से लड़ सके, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा को से नीचे आते हैं, उन्हें सस्ते दर में या फिर वैसे अनाज प्रोवाइड कराती है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करनी है। तो दोनों की शक्तियों की तुलना करने के लिए पहले आपको, आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हो, इधर लिख सकते हो, आप इधर लिखना चाहो, जैसे लोकसभा लिख दिया पहले हमने, लोक लोकसभा लोकसभा की शक्तियाँ, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, जैसे राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक है? ध्यान से देखना है। अब लोकसभा की शक्तियाँ कौन-कौन सी होती हैं? कई सारी शक्तियाँ हैं। जैसे सबसे पहली शक्ति बात करें तो वित्तीय शक्ति, वित्तीय संबंधी वित्तीय संबंधी शक्ति। किसके पास है? लोकसभा के पास में। वित्तीय संबंधी मतलब जितना भी हमारा बजट होता है,
बजट जो होता है वो कहाँ पेश होगा, वो लोकसभा में ही पेश होगा। राज्यसभा के पास बजट का कोई भी अधिकार नहीं है। हम लिख देंगे कि राज्यसभा के पास में इससे संबंधित कोई अधिकार नहीं है। दूसरा आपका कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, वो भी कहाँ के होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी कहाँ का होगा, लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का बनता है। इसके अलावा इसकी शक्तियों की बात करें तो और भी बहुत सारी शक्ति है, जैसे चौथी शक्ति बात करें तो लोक संघ सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं। इसका एग्जाम जो होता है, एग्जाम्स जो होते हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार लोकसभा के पास है। उनकी संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा। बाकी बाकी संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, उस पे दोनों को बराबर अधिकार है, दोनों को बराबर अधिकार है, इस पे भी और इस पे भी। इसके अलावा हम बात करें कोई नया कानून बनाना है तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर शक्तियां हैं। ये 3 नंबर का था, तो आप इसमें इतने पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगला आपसे अथवा में जब भी क्वेश्चन पूछता है ना ऐसे, तो आपको इसका उत्तर ऐसे लिखना होता है, जैसे आप लिखेंगे प्रश्न 25, बीच में लिखेंगे अथवा और यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर। अब इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन, तो ऐसे लिखेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं, पहला कार्य हम लिखते हैं। प्रधानमंत्री का पहला कार्य क्या है, सबसे पहले क्या करता है प्रधानमंत्री, मंत्रियों का चुनाव करता है। आपको पता है चुनाव और निष्कासन, ऐसे लिख देना, निष्कासन, निष्कासन क्या होता है, निष्कासन निकालना, निकालना, और चुनाव का मतलब क्या है, चुनना। यह प्रधानमंत्री तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, रेल मंत्री कौन बनेगा, ये कौन तय करता है, प्रधानमंत्री का ही कार्य है। दूसरा क्या है, लोकसभा में सरकार की आलोचना का जवाब देना। सरकार की क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों की जो कमियां हैं, इनकी कमियों को जवाब कौन देगा, ये भी आपका कौन करेगा, प्रधानमंत्री। आलोचना का मतलब होता है कि जो सरकार की कमियां हैं, अब सरकार की यार कुछ कमियां रहेगी तो उसकी आलोचना तो होगी, बुराइयां तो करेंगे। तो लोकसभा के अंदर सरकार की जो भी क्या चल रही है, बुराइयां चल रही हैं, उनका जवाब देना, ये काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का। 2 काम हो गए। तीसरा काम, प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री क्या करता है, देश के अंदर महत्वपूर्ण, देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है, समझते हो, महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है। जैसे आपने देखा था लॉकडाउन हो गया था, नोटबंदी हो गई थी, या और कोई भी महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी होती है तो अधिकतर प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है भाई, याद रखोगे आप सभी ये 3 नंबर का ही आया था, तो 3 पॉइंट हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई आपदा, आपदा क्या होती है, आपदा ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जो कभी भी घट सकती है, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना, भूस्खलन होना, जंगल में आग लगना। ये खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है फूड सिक्योरिटी। हमने देखा कई बार बाढ़ आ जाती है, क्या आ जाती है, बाढ़। बाढ़ आने से क्या होती है, आप बोलोगे फसलों की बर्बादी, है ना, फसलों की बर्बादी हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती। कई बार हमने देखा कि भाई जंगलों में आग लग जाता है, जंगलों में आग लग जाती है। बोलोगे जंगल में आग लगने से क्या होगा, अच्छा सुनामी आ जाती है, क्या हो जाती है, सुनामी। सुनामी कहाँ पर आती है, बोलोगे समुद्र में। समुद्र में क्या है, मछली के भंडार, मछली के भंडार। अब मछली के भंडार क्या होंगे, उथल पुथल हो जाएंगे। बाढ़ आने से फसलें क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, यानी जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है,
जो हमारा अनाज है, खाद्य सामग्री है, ये क्या हो जाती है, खाद्य सामग्री प्रभावित हो जाती है। खाद्य सामग्री हमारी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती? खाद्य सामग्री हमारी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और प्रभावित होने का मतलब क्या है, बहुत बार बर्बाद भी हो जाता है। उदाहरण के साथ बताना है तो ये उदाहरण ही हो गए। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। आप सबसे पहले बताइए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी हम कई बार देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि कई बार जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, घर टूट जाते हैं, तो जो जरूरत की चीजें होती है, एसेंशियल चीजें होती है, जरूरी चीजें, अनाज की, दूध की, चीजों की जो कीमत होती है, कीमत में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये भी याद रखना है आप सभी को। हाँ, कीमतें बढ़ जाती है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि भाई कई बार लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर बोलते हैं जिसे हम, परचेजिंग परचेजिंग पावर, क्योंकि काम लोगों के पास रहता नहीं तो वो घट जाता है। परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, लोगों की घट जाती है। और इसकी वजह से भुखमरी भी आ जाती है। भुखमरी भी आ जाती है। क्या आ जाती है, भुखमरी भी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो बेसिकली क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, आप सभी को पता है। मौसमी बेरोजगारी मौसम की वजह से होती है, मौसम के कारण। मौसमी बेरोजगारी की होगी मौसम के कारण। कई बार जो होती है गर्मी ज्यादा आ जाती है, कई बार जो होती है वर्षा ऋतु हो जाती है, और कई बार क्या हो जाता है, हमारा बर्फ बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में तो हम इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। गर्मी ज्यादा हो जाती है तो वस्तुएं खराब होने लगती हैं। बरसात में फसलें, हो सकता है कि जब बरसात बरसात की जरूरत नहीं थी तब बरसात हो गई, तब क्या हो जाता है, फसलें खराब हो गई। ऐसे में या काम लोगों को नहीं हो पाता। तो ऐसी ऐसी दशा जब मौसम के कारण जो है रोजगार रोजगार ठीक से चल नहीं पाता, ठीक से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से, जिसके कारण बेरोजगारी आ जाती है। ठीक है, अब बेरोजगारी, जैसे बरसात का मौसम आ गया, फसलें काटनी थी परंतु फसलें कटी नहीं, खराब हो गई, है ना। दाने निकालने थे, ऐसे समय में बरसात हो गई तो हो सकता है। और प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, ऐसे समय में मिलता है कि लोगों को क्या होता है, जब उन्हें काम मिलता है, काम मिलता है, परंतु वो लोग काम, किसी न किसी काम में क्या होते हैं, लगे होते हैं, तब भी उनको क्या होता है, काम मिलता है। हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन तब भी हमें को क्या 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 होता है, काम मिल रहा है। ठीक है, हाँ, जरूरत से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई 5 लोग हैं लेकिन काम में आवश्यकता 8 लोगों की है, तो जरूरत से ज्यादा लोगों की जरूरत है, लोग कम है काम ज्यादा है। तो ऐसे में जो जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो काम ज्यादा होने की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहेंगे हम, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। हाँ, अब सीधी सी बात है, जरूरत से ज्यादा काम होगा तो क्या होगा, आप काम ठीक से कर ही नहीं पाओगे, आपको ज्यादा काम मिलेगा, फिर ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर होगा काम का। आ रही बात समझ में, काम का आप ही पे तो प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत की जनसंख्या नीति 2000 में भारत की जो जनसंख्या नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसके उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत की जो जनसंख्या नीति थी सन 2000 की, इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई थी कि जो है, इसमें कहा गया था जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, यानी फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। दूसरी बात क्या कही गई थी, दूसरी बात कही गई थी कि 6 वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर को कम किया जाएगा, मृत्यु दर को कम किया जाए। क्योंकि
मृत्यु दर क्यों हो रही थी? बच्चे मर ज्यादा रहे थे, वो बीमारियों से मर रहे थे, बीमारियों के कारण। किसी को खसरा, किसी को तपेदिक, किसी को अलग अलग कुपोषण या ऐसी कोई बीमारियां हो रही थी, तो सरकार क्या करेगी? ऐसे बच्चों के लिए पोषण प्रदान करेगी, पोषण और टीकाकरण। हाँ, टीकाकरण। तो सरकार क्या करेगी? इनके लिए एक तो खाना, फूड, जैसे आपने देखा है आंगनबाड़ियों में जो बच्चे होते हैं उनको खास तरीके का खाना दिया जाता है, टीका भी लगता है। टीका का मतलब है ये वाला टीका नहीं, इंजेक्शन लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके साथ साथ तीसरी बात भी अगर इसके अंदर हम देखें तो कुछ रोग होते हैं उसे जिसे बोलते हैं संचरणीय रोग। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक, और एक होते हैं संचरणीय रोग। रोगों में कमी। अब संक्रामक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो किसी के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, तो ये इसको रोका जाए। दूसरा संचरणीय रोग होता है जो फैलता है, एक दूसरे में फैलता है, खुजली, खुजली। ठीक है, ये कैसी है बीमारी? ये कैसा एक डिजीज है? ये संचरणीय रोग है, संचरण होगा जो फैलेगा। खांसी जुकाम है, संचरणीय। इस पे भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाए, ये आपको याद रखना है। ये वो बीमारी का एक क्लियर है। कहता है नात्सी के प्रचार के साधनों की आलोचना कीजिए। नात्सी प्रचार मतलब जो हिटलर की पार्टी का नाम था नात्सी पार्टी, तो हिटलर की पार्टी ने क्या प्रचार किया था इसके बारे में आपको बताना है, कि प्रचार की आलोचना करनी है। ठीक है, अरे ये बात समझ में कि नहीं आ रही है? सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या किया, उसने जो है भाषा और मीडिया, मीडिया समझते हो, जो खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, हाँ, बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, होशियारी से इस्तेमाल किया। वो मीडिया के अंदर लिमिटेड चीजें छापते थे, लिमिटेड चीजें मतलब जो उनके लिए जरूरी था, नहीं, जो नात्सी लोगों के लिए जरूरी था। पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रखा था, वही चीजें छापनी है जो उनको, उनके लिए फायदेमंद थी, फायदेमंद थी। ठीक है, इसके साथ साथ कहता है कि भाई अपनी विचारधारा, उनकी विचार कौन सी थी? नात्सी विचारधारा। उनकी विचारधारा कौन सी थी? नात्सी, नात्सी विचारधारा को, नात्सी विचारधारा को फैलाने के लिए एक तो इन्होंने दंड का प्रावधान किया। दंड के प्रावधान का मतलब क्या है? बेसिकली ऐसी ही खबरें छापना है जो सरकार चाह रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं, सरकार की खबरें आप नहीं छाप रहे हो, कुछ अपनी मनमर्जी से छाप रहे हो, तो आपको आपका न्यूज़पेपर बैन कर दिया जाएगा, आपको दंड किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, आप पे फाइन लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे नौकरी छीन ली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हिंसात्मक हिंसात्मक गतिविधियों का भी सहारा लिया। ये याद रखना है, इन सब चीजों का इन्होंने क्या किया था? यूज किया था। 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भारतीय संविधान की उद्देश्य की बुनियादी विशेषताओं को बताइए। अब भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्तावना है उसमें बहुत सारी बातें, अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा, ऐसे लिखा होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, भारत को भारत को स्वतंत्र, स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरीके से आपका लिखा हुआ मिलेगा।
हर एनसीईआरटी की बुक में लिखा होता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द, हम भारत के लोग, जैसे क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र, इस वर्ड को बताना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर इसके बाद में लोकतंत्र, गणराज्य, हाँ इन वर्डों को एक्सप्लेन करना है, पंथ निरपेक्ष, आप इनमें से कोई भी पांच नहीं दिए नहीं गए, आपको खुद से लिखना है, पंथ निरपेक्ष, हाँ समाजवाद, तो ये तो बिल्कुल आसान ही है बेटा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जैसे किसी भी पंथ यानी धर्म को छोटा या बड़ा ना मानना, छोटा या बड़ा ना मानना। समाजवाद का मतलब है कि समाज में सभी एक बराबर हो। समाजवाद। गणराज्य, लोकतंत्र में क्या है कि लोगों का शासन होगा, लोगों का शासन, ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या है कि ये लोगों के द्वारा चुनी चुनी सरकार लोगों के लिए कार्य करेगी, लोगों के प्रभुत्व संपन्न का मतलब है प्रभुत्व, तित्व लिख दिया, प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा जो शासन है, शासन पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है, बाहरी नियंत्रण नहीं, हम ही यहाँ के नियंत्रक हैं। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अगला कहता है मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बतानी है। तो मानव पूंजी के निर्माण में, मानव पूंजी है क्या, ज्ञान मानव पूंजी का एक उदाहरण है। ज्ञान, ज्ञान क्या है, मानव पूंजी का उदाहरण है ना। और ज्ञान कब, मानव मानव पूंजी, अब मानव पूंजी क्या है, मानव की गुणवत्ता, गुणवत्ता, ठीक है। या फिर हम मानव के अंदर क्या, उसके अंदर ज्ञान है, क्या उसके अंदर उसके पास उसका कौशल है, कौशल यानी स्किल, कला, ये क्या कहलाता है, ये मानव पूंजी कहलाता है। ये मनुष्य के विकास में सहायक है। मनुष्य के विकास में जब मनुष्य शिक्षा को अर्जित करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, अभी शिक्षा ऐसे नहीं कि जो स्कूल में जाकर हम पढ़ते वही शिक्षा। आज से 200 साल पहले अंग्रेज जब नहीं आए थे तो स्कूल जैसी संस्था नहीं होती थी, शिक्षा लोग तभी भी लेते थे। शिक्षा का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसी स्किल, ऐसा गुण, ऐसा कौशल सीखते हो जिसके बाद में आप उस कार्य में निपुण हो जाते हो और उससे आपकी खास पहचान बन जाती है। शिक्षा अंग्रेजों ने जो हमारे देश में स्टार्टेड करी है, उसके बाद से हम अलग अलग तरह के फील्ड में जाते हैं, तो अलग अलग तरह की पढ़ाई करते हैं, अलग अलग तरह का कौशल सीखते हैं। आज के ज़माने में वो भी धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है। आगे बात समझ में, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे किसी भी देश में लोकतंत्र जरूरी क्यों है, कोई बताएगा, बताओ। हम्म, हम्म। लोकतांत्रिक देशों में, चलो मैं बताता हूँ, लोकतांत्रिक देशों में संविधान की आवश्यकता, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, यही क्वेश्चन है, आवश्यकता। अच्छा, हमें बेसिकली संविधान क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो संविधान कई कारणों से जरूरी है। संविधान में क्या लिखे हैं पहले तो बताओ, संविधान में नियम कायदे कानून है, नियम कायदे कानून है। अब देखो नियम कायदे कानून क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है, ये नियम कायदे कानून हम सबको, हम सभी को एक बनाते हैं, चाहे हम किसी जाति के, किसी धर्म के, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, संविधान द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए गए वो सभी के लिए, सभी के लिए एक बराबर है, एक बराबर है, वेरी गुड, एक बराबर। तो हम सभी को क्या करता है संविधान, संविधान हम सबको एक बनाता है। दूसरा, आपने बताया कि भाई संविधान क्यों जरूरी है, संविधान के कारण, संविधान के कारण किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है, किसी भी देश, वेरी गुड, अलग अलग पॉइंट में लिखोगे 5 नंबर को, नहीं नहीं पॉइंट बना के लिखोगे तो पेपर में ज्यादा नंबर मिलेंगे। संविधान के कारण किसी भी देश की शासन
व्यवस्था चलती है। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे। तीसरी बात, देखो हमारे अधिकारों की सूची। आपने देखा अधिकारों की सूची, जैसे आप बोलते हो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, किस में से की सुरक्षा के लिए, इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए, समझ में आ गई आपको मेरी बात की नहीं आई? कोई बच्चा हो ऐसा जिसको समझ में ना आए, वो बच्चा पूछ सकता है। बोलो। चौथा पॉइंट देखेंगे हम। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो संविधान की आवश्यकता हमें ये पता इसलिए भी पता जरूरत पड़ती है, शासन का कौन सा अंग, शासन का कौन सा अंग क्या निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेगा, शासन का कौन सा अंग क्या निर्णय लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे हम शासन में देखते हैं, हमारी न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है, हमारी कार्यपालिका, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे हमारे संविधान के अंदर हमने सीएम देखा है, हमने पीएम देखा है, हमने प्रधानमंत्री देखा, प्रधानमंत्री तो आ गया, हमने राष्ट्रपति देखा है, प्रेसिडेंट देखा है, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर देखा है, राज्यपाल, चुनाव आयोग है, अलग अलग अधिकारी है हमारे देश के संविधान में वर्णित। कैसे पता चलेगा कि न्यायपालिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका क्या कर सकती है, संसद यानी हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? जब संविधान हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चौथी बात भी होगी। पांचवी बात, संविधान हमें इसलिए भी जरूरी है ताकि संविधान हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने अपने लिए अच्छे और बेहतर, अच्छे और बेहतर लिए, अपने लिए अच्छे और बेहतर शासकों को चुन सकें। हम अपने अच्छे शासकों को चुन सकें, अपने अधिकारों का हम कह सकते हैं, अधिकारों का अच्छे से उपयोग कर सकें। आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। कैसे पता चलेगा? संविधान होगा तब। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? कहता है बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? बताइए, बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है? कोई बताएगा मुझे? बेरोजगारी कई तरीके से दूर की जा सकती है। बेरोजगारी दूर करने का सबसे पहला उपाय यही है, रोजगार देकर, रोजगार को प्रदान करके। दूसरा, बेरोजगार क्यों है हम? क्योंकि हो सकता है हमें कोई काम ही ना आता हो, तो यदि हम लोगों में कोई स्किल यानी कौशल कौशल सिखा दें, ये साल लिखा है, तो सिखा दें तो लोग क्या कर सकेंगे? सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब समझते हो? स्वयं उद्यमी बन जाएंगे। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, अब मेरे पास काम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी स्किल हो गई। इस यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद जिन लोगों को जरूरत है, जैसे आप लोगों को जरूरत है तो आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इससे पढ़ रहे हो और इससे मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। तो अगर मैं स्किल सीख पाया तभी तो ये काम कर पा रहा हूँ। हम खुद से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये काम नहीं करता तो मैं कोई और काम कर सकता था। अरे बात समझ में? बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ ना आ रहा हो, बोलिए। बेरोजगारी कई तरीके से क्या की जा सकती है? खत्म की जा सकती है। तीसरा, शिक्षा, शिक्षा का प्रचार करके। यदि हम शिक्षा का क्या कर दें? प्रचार कर दें, तो भी हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। चौथा, तकनीकी तकनीकी और तकनीकी और ज्ञान का विस्तार करके, विदेशी कंपनियों को देश में लाकर,
क्योंकि विदेशी कंपनी आएगी, जैसे आप जाते हो मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, केएफसी, ये कहाँ की, बाहर की कंपनी है। ये आती है, अपना बिजनेस सेटअप करती है, लेकिन इनमें काम करने वाले लोग कहाँ के होते हैं, भारत के। अच्छा, वो अपने सामान जो भी बनाती है वो कहाँ से, क्या विदेश से खरीद के लाती है? इंडिया के लोग ही काम करते हैं, इंडिया से ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और इंडिया के लोगों को ही बेचते हैं। बस बनाने का तरीका उनका उनके देश का। केएफसी में जाते हो, बेचते क्या है, मुर्गा ही बेचते हैं। बस क्या होता है, उसमें कुरकुरे मोमोज में जो कुरकुरा लगा होता है साइड से, वो वही उसमें क्या कर देते हैं, क्रिस्पी लगा देते हैं। हालांकि मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनरली कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे, जो लोगों को हमने ऐड में देखा या और जैसे मानव पूंजी वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। नदी को प्रदूषण कम करने के लिए उपाय बताओ। विदेशी कंपनियों का आना, विदेशी कंपनियों का आना, क्योंकि विदेशी कंपनी हमारे देश में आती तो है, बट आने के बाद में क्या है, रोजगार तो हमारे लोगों को मिलता है। क्लियर है, ये वाला भी। अगला कहता है कि भारत में अपवाह तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। अपवाह तंत्र मतलब नदी के बहने का स्वरूप। इसे पूरा चैप्टर ही हमने डिस्कस किया है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या है कि नदी जब उद्गम स्थान होता है किसी नदी का, नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, और नदी उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर अंत में जब वो समुद्र में मिलती है, समुद्र में गिरती है, और इस बीच में वो जहां जहां से बहकर आती है, पहाड़ों से, पठारों से, मैदानों से, खाइयों से, तो ये पूरा का पूरा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जब जाती है, तो ये इसका क्या होता है, अपवाह, अपवाह तंत्र यही कहलाता है। ये आपको याद रखना है। और बेसिकली इस अपवाह तंत्र की वजह से आपको पता है, जैसे हम सिंधु, सिंधु की बात कर सकते हैं, हम गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी मिलकर क्या बनाती है, आपका सुंदरबन का डेल्टा। ये कहाँ बनाती है, आपका बंगाल की खाड़ी में। याद रखना है आप सभी को। कौन सी दो नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो किसी भी नदी का एक अपवाह तंत्र लिख देना, आपको मैंने पढ़ा रखा है। आपसे स्पेसिफिक तो पूछा नहीं है कि इसी का बताना है। अगला, रॉबिस्फियर के शासन को आतंक का काल क्यों कहा जाता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में रॉबिस्फियर का जो शासन है वो आतंक का काल क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात तो रॉबिस्फियर के शासन काल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। कौन से चैप्टर के अंदर है आपका, 1793 से लेकर आपका 1794 तक, ये काल जो था इसे बोला जाता है आतंक का काल। ये किसका काल है, आपका रॉबिस्फियर, 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 रॉबिस्फियर था। क्योंकि इसने क्या किया था, इसने नियंत्रण दंड की नीति अपनाई थी। इसने क्या किया था, नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई थी। सीधी सिंपल सी बात थी, जो इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था ये डायरेक्टली उसे पनिशमेंट देता था। इसीलिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि जो पादरी हो, चाहे पादरी, चाहे वो कुलीन तंत्र से हो, पादरी लिखा था, कुलीन तंत्र से हो, या फिर जो भी उसके शत्रु हो, वो उन सबको क्या करता था, जेल में डाल देता था। वो नहीं सोचता था किसी के भी बारे में, सीधा अगर आपने कोई क्राइम किया है या आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो डायरेक्टली आपको जेल में डाल दिया। इसीलिए लोग इससे डरते थे। आतंक, आतंक मतलब डर के शासन, डर, डर की वजह से। आ रही बात समझ में कि भाई कोई भी अगर क्रांतिकारी होता था, कोई इसका विरोध भी करता था, तो उस दोषी करार देकर उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था। आतंक का काल, ठीक है, आतंक का काल था। मैंने बताया कि जो भी दोषी होता था उसे, उस दोषी को क्या कर देते थे, गिलोटिन पे चढ़ाकर मृत्युदंड दे देते थे। हाँ, वही वाला। इसके अलावा इसने इसने क्या किया था, चर्चों को भी बंद कर दिया था। चर्च होता ना, चर्च को बंद कर दिया था, ये भी याद रखना है। और भवनों के जो है बैरक या दफ्तर, भवन जो चर्च थे उनको दफ्तर या ऑफिस बना दिया था। ठीक है भाई, याद रखना है आप सभी को। अब यही क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पे किन्हीं 5 प्रभावों को बताइए। फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। अब इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, तो सबसे पहले नंबर का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहली बात तो
राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह हुआ था, राजतंत्र के खिलाफ अन्य स्थानों पर विद्रोह, अन्य पहली बात। दूसरी बात क्या होता है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार अन्य देशों में फैला। तीसरी बात, नए राष्ट्र निर्माण निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिला। तीन बातें हो गई। चौथा, तांत्रिक अधिकारों बढ़ावा मिला। पांचवा, लुई 16 का शासन अंत हुआ, या लुई 16 का अंत हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये इंग्लिश में क्वेश्चन बताया गया। अब इन अनुच्छेद को पढ़ना है और इसका यहाँ पर बेटा उत्तर देना है। इन अनुच्छेद को पढ़ के ऐसे कहता है कि पूंजीवादी समाज की विशेषता को बताइए। तो यहाँ पर बताए, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्री लगनी ही पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपति का मुनाफा मजदूरों के प्रोत्साहन से पैदा होता है। सबसे पहली विशेषता पूंजीवादी की क्या है? जहां पर भी पूंजीवाद होगा वहां पर क्या होगा कि वहां पर लोगों को निजी अधिकार मिले होते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी निजी फैक्ट्री लगाते हैं और उस निजी फैक्ट्री लगाने के बाद में एक मालिक हो जाता है और दूसरे उसमें काम करने वाले मजदूर। सारा काम मजदूर करते हैं, परंतु उसका फायदा ज्यादातर किसको मिलता है? मालिक को। इससे काम सारा मजदूर करते हैं लेकिन फायदा मिलता है मालिक को। तो मजदूर, हाँ, उनको केवल पैसे मिलते हैं लेकिन फायदा ज्यादातर किसको मिलता है? मालिक को। तो मालिक क्या करता है? मालिक, अगर हम देखें तो मजदूरों का शोषण करता है। मालिक क्या करता है? मजदूरों का, जो कि बिल्कुल इसके खिलाफ, कार्ल मार्क्स कहता है बिल्कुल गलत है। समाजवादी विशेषताओं को बताइए। जहां पर भी समाजवाद होगा, समाजवाद में सारे संसाधन सरकार के पास होते हैं, सरकार सारा अपना नियंत्रण रखती है, सभी एक बराबर होते हैं, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तीसरी बात, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज को खतरनाक क्यों माना है? कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज को खतरनाक इसलिए माना है क्योंकि मजदूरों का शोषण होता है, पहली बात। दूसरा, ऐसे में हिंसा होगी, अमीर गरीबों का हमेशा शोषण करता रहेगा। अमीर ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस, न्यायालय, कोर्ट, ये सारी चीजें बना ली है और इनकी वजह से वो मजदूर कभी भी क्या नहीं कर पाता? मालिक का विरोध नहीं कर पाता। और मालिक का अगर कभी विरोध करता है तो पुलिस, न्यायालय, इन सब का प्रयोग करके मजदूरों को दबा दिया जाता है। अरे बात समझ में की नहीं? अब इसको भी अच्छे से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। इसे कहता है भारत का, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। इसमें आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा भाग क्या विशिष्टता छाया क्षेत्र है? तो इसमें इसका आपका आ जाएगा विशिष्टता छाया क्षेत्र में दक्कन के पठार वाला पॉइंट आ जाएगा। बाकी आप इसमें से पढ़ के भी आप इसका उत्तर यहाँ से वैसे इसका उत्तर देना है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग, ये इसको पढ़ के भी आप इसका उत्तर दे दोगे। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं मैप के बारे में। ये ध्यान रखना है, देखो तमिलनाडु स्टेट बताना है, मध्य प्रदेश, चिल्का झील सबको पता है उड़ीसा में, और आपका कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? तो कोई भी बच्चा उत्तर बता देगा। कंचनजंगा जो पर्वत है, लोकेट होकर आया इसमें, पहले आप देखो। अच्छा नहीं आया, K2 बोलते हैं। कराकोरम 2 यहाँ पर है और कंचनजंगा यहाँ पर है आपकी, यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट, कंचनजंगा यहाँ पर है। इस जगह पर जहाँ मेरा कर्जर घूम रहा है, देखो ये रहा मेरा कर्जर, ये कहाँ जाएगा? ये कर्जर यहाँ जाएगा, याद रखना है। बाकी तो आपको पता है, ये तमिलनाडु है, एक स्टेट में तमिलनाडु पूछा गया था आपसे। मध्य प्रदेश तो मध्य में है और चिल्का उड़ीसा में। मध्य प्रदेश ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये वाला राज्य जो है वो उड़ीसा। वर्ल्ड के मैप में आपसे क्या क्या पूछा गया है?
दृष्टिबाधित के लिए। ये तो विश्व के मानचित्र पे एक मित्र राष्ट्र का देश। अब मित्र राष्ट्र के देश मैंने आपको याद करवाए थे। अब इसमें लोकेट होकर आया, देखो लोकेट होकर आया तो आपको डायरेक्टली फ्रांस टिक कर देना है। फ्रांस, जापान नहीं है मित्र राष्ट्र में, ठीक है। कहाँ चला गया दूसरा है केंद्रीय शक्ति का देश, तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी लिख देना। केंद्रीय शक्ति में क्या लिख देना, दूसरे वाले में भी मैं जर्मनी लिख देना। ये पूरा पेपर आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको इस वीडियो को देख के बहुत मजा आएगा। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना अपनी क्लास के, ताकि अगली वीडियो जब आपको आए, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगली नोटिफिकेशन की घंटी बजने से पहले आपके दिमाग की घंटी बज जाए।